जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानेंगे कि मतलब अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का। इससे पहले हम ग्लोब के माध्यम से समझते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार होता क्या है, समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई। ये जो इसकी जो बीच की रेखा है ये क्या कहलाती है? ये बीच की रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। ये रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, जिसको आप और क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। देखिए, ये कितने डिग्री पे होती है? ये 0 डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। जब आप देखिए, ये यहाँ पर 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। तो ये 23.5 डिग्री ऊपर ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे कौन सी रेखा हो गई? मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। ठीक है। अब देखिए, ये 66.5 डिग्री ऊपर, कितनी? 66.5 डिग्री, और नीचे भी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये कौन सी रेखा होती है? ये आर्कटिक रेखा होती है। कौन सी? आर्कटिक रेखा। और ये जो होती है ये अंटार्कटिक रेखा होती है। अंटार्कटिक रेखा, ये कौन सी रेखा होती है? अंटार्कटिक रेखा। बीच वाली क्या है? 0 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। देखिए, जब हम इसको, जैसे ये जो भूमध्य रेखा जो है, इसको हम देखिए 2 भाग में बट गया, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाले के हिस्से को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा जो भारत है, भारत कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। तो देखिए, ये हो गया क्या? भूमध्य रेखा। अब देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, इसी तरह ये बीचों बीच यहाँ से भी बटा हुआ है। इधर वाले हिस्से को कहते हैं क्या? पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। जब हमने इस तरह से लाइन, मतलब पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, तो इधर वाला हिस्सा क्या कहलाया? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जब ये वाली रेखा से इधर वाला हिस्सा, भूमध्य रेखा से इधर वाला हिस्सा क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध। इधर वाला हिस्सा क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। अब एक बात पूछिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, इधर से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, और इधर से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में। तो कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। किधर हो गया? उत्तर पूर्व गोलार्ध में क्या हो गया? भारत स्थित हो गया। अब देखिए, अक्षांशीय रेखा क्या होती है? ये जो भूमध्य रेखा जो बीच में खींची है, इसी तरह से ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा जो होती है ये किस काम आती है? अक्षांशीय रेखा जो है वो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को और जलवायु के परिवर्तन के बारे में बताती है। तो अक्षांश रेखा किस चीज़ के बारे में बताती है? अक्षांश रेखा पृथ्वी के टेम्परेचर को
और उसके जलवायु परिवर्तन के बारे में बताती है। अक्षांश रेखा जो बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की दूरियां हैं ये हर जगह समान होती है, और अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी कहलाती है? 111 किलोमीटर। इसी तरह देखिए ये होती हैं देशांतर रेखाएं, ये इस तरीके से, ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। देखिए इसी तरह से हमारा ग्लोब होता है, ये क्या कहलाई? देशांतरीय रेखाएं। ये क्या कहलाती हैं? देशांतरीय रेखाएं। अब देखिए अब पहले एक चीज़ और समझ लीजिए अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा के इस तरफ, अक्षांश रेखा के जैसे दो जो गैप नज़र आ रहे थे ना आपको अक्षांश रेखा के, ये दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी थी? 111 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर भूमध्य रेखा से ऊपर 90 और भूमध्य रेखा से नीचे 90। तो इधर नीचे दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखा हो गई? 90 ये प्लस 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक अक्षांश रेखा ये भी कहलाती है बीच वाली। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखा हो गई? 181 अक्षांश रेखा हो गई। टोटल कितनी हो गई? 181। अब इसी तरह देखिए, अब दक्षिणी गोलार्ध के बारे में जानते हैं। जो जब देशांतर रेखा के बने, ये अक्षांश रेखा हो गई। अब आ जानते हैं देशांतर रेखा। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा किस काम आती है? जिस तरह से अक्षांश रेखा पृथ्वी के टेम्परेचर को और जलवायु परिवर्तन के बारे में बता रही थी, इसी तरह देशांतर रेखा क्या करती है? समय रेखा और तिथि के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? समय रेखा और तिथि के बारे में। देखिए 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में एक मीटिंग हुई। किस चीज़ को लेके? कि हमारा जो देशांतर रेखा में किसको, मतलब समय रेखा किसको माना जाए और तिथि रेखा किसको माना जाए, इस पर विचार हुआ। तो विचार के परिणाम स्वरूप माना गया, देखिए ये होता है 0 डिग्री पे, ये जो यहाँ जो मिल रहा है ये 0 डिग्री पे। तो इस 0 डिग्री पे माना गया, क्या माना गया? इस 0 डिग्री को प्रधान रेखा माना गया। क्या माना गया? प्रधान रेखा माना गया। क्या माना गया? प्रधान रेखा। या फिर इसको आप इसका एक और नाम है, जिसका नाम है प्रमुख यामनोत्तर रेखा। प्रमुख यामनोत्तर रेखा, क्या नाम है? प्रमुख यामनोत्तर रेखा। तो ये जो 0 डिग्री पर, इसको क्या माना गया? प्रधान रेखा या प्रमुख यामनोत्तर रेखा। ये जो रेखा है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, कहाँ से? इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, और यहीं से समय रेखा का निर्धारण किया गया। देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 4 मिनट का, मतलब बीच की जो दूरी, जो अंतराल होता है वो कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतराल होता है। दो देशांतर रेखा के बीच के जो दूरी का अंतराल होता है कितना होता है? 4 मिनट। जब आप पूर्व की तरफ बढ़िएगा तो 4 मिनट ज़्यादा बढ़िएगा, और जब पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो -4 मिनट। ठीक है, जब पश्चिम की तरफ -4 मिनट और पूर्व की तरफ +4 मिनट। अब देखिए जो 0 डिग्री पे क्या माना गया कि या तो उसको प्रधान रेखा कहेंगे या यमुनोत्तर रेखा कहेंगे, और ये कहाँ से गुजरी? इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरी। इंग्लैंड के ग्रीनविच। अब देखिए समय कैसे निकलता है कि मान लेते, देखिए हमारे भारत का जो मानक समय है, मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय कितना है? भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। अब देखिए मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कोई भी, मान लीजिए कोई भी देश है, मान लेते हैं कोई भी देश है, और उस देश में उस देश का जो उस देश में अभी मान लीजिए बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए? 5 बज रहे हैं तो आप क्या कीजिए?
हमारे भारत का मानक समय कितना है 82.5 डिग्री। इसको 4 से गुना कीजिए। 4 से जब गुना कीजिएगा तो देखिए 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, तो कितना हो गया 328, और 1/2 से गुना कीजिएगा तो +2, तो टोटल कितना हो गया 330 मिनट, 330 मिनट। तो इसका टोटल कितना हो गया 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। यानी हमारे भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे होगा 5 घंटा 30 मिनट। कितना आगे होगा 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। अब यहाँ पर अगर किसी देश में 5 बज रहे होंगे तो हमारे देश में कितने बज रहे होंगे 10:30 बज रहे होंगे। शाम के अगर 5 बज रहे होंगे तो रात के 10:30, सुबह के अगर 5 बज रहे होंगे यहाँ पर किसी देश में तो वहाँ पर कितना होगा 10:30 सुबह के बज रहे होंगे। ठीक है। अब इसी तरह अगर यहाँ पर किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी भी देश का एक मानक समय मान लेते हैं 25 डिग्री हो, कितना हो 25 डिग्री, तो इस पर गुना कीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या, 100 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी देश में अगर 10 बज रहे हो, कितने बज रहे हो 10 बज रहे हो, तो किसी भी देश में मान लेते किसी भी देश का 25 डिग्री मानक समय होगा, किसी हमें नहीं पता किसका है, क्योंकि समय निकालने के लिए किसी भी देश का मानक समय पता होना चाहिए। तो इसी तरह अगर यहाँ पर किसी भी देश में अगर 10 बज रहे हो तो आप 1 घंटा 40 मिनट पीछे चले जाइए, उस जिस भी देश का 25 डिग्री मानक समय होगा वो उससे 1 घंटा 40 मिनट पीछे होगा। मान लीजिए ब्रिटेन जैसे अफ्रीका का 25 डिग्री, मुझे नहीं पता किसका कितना मानक समय है, आप मानक समय देखिए, और जिस भी मानक समय का बोल रहा है अगर पूर्व में होगा वो देश तो वो 4 मिनट आगे बढ़ जाएगा, मतलब जितना उसका मानक समय होगा उससे 4 से गुना कर दीजिए। अगर वो पश्चिम में होगा तो जितना उसका मानक समय होगा उसको 4 से गुना कर दीजिए, और जो आए उसमें वो माइनस हो जाएगा। इसमें 4 से गुना करने के बाद क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका देशांतर रेखा में समझ में आ रहा होगा कि आप समय को किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 2 देशांतर रेखा की जो बीच की अधिकतम दूरी होती है, बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो कहाँ पे होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होती है विषुवत रेखा पर, और इसकी अधिकतम दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। और देशांतर रेखा की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहाँ होती है ध्रुवों पे होती है। कहाँ पे होती है ध्रुवों पे, और ये कितनी होती है 0 किलोमीटर। कितनी होती है 0 किलोमीटर। देखिए इसी तरह से यहाँ तो मानक समय कितना हो गया ये 0 डिग्री, किस चीज़ को बता रहा है समय रेखा, समय के बारे में ये बताता है। इसी तरह यहाँ पे ये 180 डिग्री होती है। जैसे यहाँ से आप इधर से जाइएगा 179 इधर, और इसी तरह से यहाँ से जाइएगा तो 179 इधर, तो ये कितनी हो गई यहाँ पे 180 डिग्री। ये जो रेखा है ये तिथि रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है तिथि रेखा। 180 डिग्री पे देशांतर 180 डिग्री पर कौन सी होती है तिथि रेखा होती है। अगर मान लीजिए पूर्व के किसी देश में अगर यहाँ पे 25 तारीख है तो यहाँ पे कितनी होगी 24 तारीख होगी। यहाँ अगर 30 तारीख है तो यहाँ कितनी होगी 29 तारीख होगी। यहाँ पे कितनी होगी 29 तारीख होगी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं तिथि भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं तिथि निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं 180 डिग्री तिथि रेखा होगी तो तिथि निकाल सकते हैं। और 0 डिग्री पे समय, देखिए 0 डिग्री से जब आप मतलब 15 डिग्री जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हर 15 डिग्री बढ़ने के बाद आपका 1 घंटा समय बढ़ जाता है। हर 15 डिग्री पे कितना समय बढ़ जाता है 1 घंटा बढ़ जाता है। तो अब देखिए कितने टोटल कितने घंटे हो गए 24 घंटे हो गए। तो इसी तरह हमारे जो पूरे उसको जितने जो पृथ्वी है उसको 24 मानक समय पर बांट दिया गया है। कितने मानक समय पर 24 मानक समय पर बांट दिया गया है। तो ये आपका हो गया क्या जो अक्षांशीय रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा समझ में आ गया, कर्क मकर रेखा समझ में आ गया होगा, 66.5 डिग्री आर्कटिक, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मेन भारत के अक्षांशीय और देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं। ये आप लोग समझ चुके होंगे, तो चलिए इसको मिटाते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये भारत का नक्शा बस जैसे भी बना दिया है मैंने, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये क्या हो गया, ये भारत का नक्शा हो गया। अब देखिए इसके हिसाब से समझते हैं। इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही थी, कर्क रेखा, कर्क रेखा हो गई, ठीक है। अब देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, एक चीज़ समझिए, भारत कौन से गोलार्ध में था, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। जो ये जो नक्शा है देख लीजिए फिर से, ये पृथ्वी, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, और यहाँ पर भारत स्थित था, और ये आपकी देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध और इधर से पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तर पूर्व में था, ठीक है। अब देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार समझते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट के लिए सिर्फ एक डैश का साइन लगाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन क्या, जैसे आपको लग रहा होगा ये तो साउथ में है और ये नॉर्थ में है, तो आपको लग रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जब अक्षांशीय विस्तार निकालते हैं तो हम सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं निकालते हैं, हम जो अक्षांशीय रेखा है उसके हिसाब से निकालते हैं। तो देखिए अक्षांशीय रेखा के हिसाब से ये जो अक्षांशीय रेखा जो है, ये जो अक्षांशीय रेखा के हिसाब से, तो ये कहाँ है, उत्तर में है। भारत किस तरफ है, उत्तर में है। तो हम कहेंगे कि भारत की जो अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा वो क्या हो जाएगी, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से, जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। इसी तरह जब हम देशांतरीय विस्तार समझते हैं, देशांतरीय विस्तार में क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, देशांतरीय विस्तार यहाँ से ये यहाँ तक होगा। देशांतरीय विस्तार, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार में कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपको लग रहा होगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, लेकिन नहीं। ये अभी मैंने क्या बताया था, आपको जब भी देखना है अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, तो आप भारत के हिसाब से नहीं देखेंगे, आप किसके हिसाब से देखेंगे, वर्ल्ड के हिसाब से, जो पूरी पृथ्वी है उसके हिसाब से। तो जब हम पूरी पृथ्वी के हिसाब से समझते हैं, तो ये देशांतर रेखा थी, तो देशांतर रेखा के हिसाब से भारत किस तरफ है, पूर्व में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट रहेगा। कितना रहेगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार क्या होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। अब देखिए एक चीज़ और समझते हैं, इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, मतलब उत्तरी बिंदु, इसको क्या कहा जाता है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है वो कहलाता है इंदिराकौल। इंदिराकौल क्या कहलाता है, इंदिराकौल। और भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु नहीं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, क्योंकि ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी कहलाता है, जो कितना है, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। देखिए, और यहाँ पे देखिए, देखा होगा कि आपने यहाँ पर अंडमान और निकोबार है, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में आपका है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा
पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर आप इसका जो वो समझिएगा अक्षांशीय विस्तार, तो वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट। वो कितना होता है? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और अगर आपको पूरा भारत का, जिसमें पूरा भारत मतलब क्या, अंडमान निकोबार को थोड़ी ना आप छोड़ दीजिएगा, तो अंडमान निकोबार भी लेना पड़ेगा, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन आपसे सवाल यहीं से पूछता है कि मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। और उत्तर भारत के मतलब उत्तर भारत का उत्तर पॉइंट पूछेगा तो क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल। क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल। ठीक है। अब देखिए इसी तरह भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो क्या कहलाता है? किबिथु या फिर बलांगू। किबिथु या बलांगू क्या कहलाता है? किबिथु या बलांगू। ये जो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किधर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कहलाता है सर क्रीक। क्या कहलाता है? सर क्रीक। और सर क्रीक कहाँ किधर पड़ता है? ये तो आपको पता होगा, गुजरात में। सर क्रीक कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू, भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या कहलाएगा? सर क्रीक कहलाता है। ठीक है। अब देखिए भारत का जो विस्तार है, देखिए भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। कितना? 32,87,263 किलोमीटर है जो भारत का जो क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 किलोमीटर। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, भारत का जो, देखिए भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है, देखिए भारत की दो सीमा है। ये जो है ये तटीय सीमा हो गई, और ये जो इधर वाला जो हिस्सा हो गया ये जो भूमि की सीमा हो गई, स्थलीय सीमा। मतलब कहने का मतलब स्थलीय सीमा। भारत की ये स्थलीय सीमा हो गई, इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? तटीय सीमा। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, देखिए ये जो है ये हमारी मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो देखिए ये तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा हो गई, लेकिन ये भी तो तटीय सीमा है, अंडमान निकोबार वाली, लक्षद्वीप वाली। तो ये इसकी जो भारत की कुल तटीय सीमा हो गई, भारत की मतलब टोटल तटीय सीमा जो हो गई वो कितनी हो गई? 7516.5 किलोमीटर। कितनी हो गई? 7516.5 किलोमीटर। भारत की जो ये तटीय सीमा है ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा हो गई, और ये जो है कुल तटीय सीमा हो गई लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला के। कितनी हो गई? 7516.5 किलोमीटर। और जो स्थलीय सीमा है भारत की वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। मैं आपको अक्षांशीय विस्तार की जो बीच की दूरी है ये नहीं बता पाया था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, टोटल दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी है? अक्षांशीय मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम जो मतलब ये वाली जो दूरी है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर।
तो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की 2933 किलोमीटर। देखिए अक्षांशीय या देशांतर, आप जिसकी भी जो बीच की जो आप इसका जो अंतर निकालिएगा, अक्षांशीय दूरी का अंतर या देशांतर दूरी का अंतर, तो ये लगभग आपका कितना आएगा, देखिए अंतर निकाल के देख लीजिए, ये लगभग आपका आएगा 29 डिग्री 2 मिनट का, 29 डिग्री 2 मिनट का। देखिए निकाल के 37 डिग्री 6 मिनट माइनस में 8 डिग्री 2 मिनट, तो 8 डिग्री पहले इसको निकाल लीजिए तो 4 मिनट, और ये 29 डिग्री 4 मिनट। इसी तरह इसका निकाल के देखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर हो गया 68 डिग्री कितना था 7 मिनट, 7 मिनट। तो इसको निकालेंगे तो ये 18 मिनट हो जाएगा, और ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो लगभग देखिए सेम ही है ये। अच्छा ये 4 था ना, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये लगभग क्या है सेम है। तो अक्षांशीय का अंतर और किसका देशांतर का अंतर लगभग क्या होता है सेम होता है। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, इन दोनों का अंतर आपको याद है तो इसका अंतर और इसका अंतर आप निकाल लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि स्थलीय सीमा हमारी कितनी है 15,200 किलोमीटर। ये जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा ये मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, और कुल तटीय सीमा जो समुद्र से लगी हुई है वो कितनी है 7516.5 किलोमीटर। कितनी है 7516.5 किलोमीटर। क्षेत्रफल आपको पूरे भारत में कितना है 32,87,263 किलोमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, देखिए जो हमारी विदेशियों से सीमा है, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है कि विदेशी सीमा से सटने वाले भारत के कितने राज्य हैं। विदेशी सीमा से सटने वाले भारत के कितने राज्य हैं। तो विदेशों की जो सीमा से सटने वाले भारत के राज्य कितने हैं, टोटल 17 राज्य हैं। कितने राज्य हैं टोटल 17 राज्य हैं। कितने राज्य हैं टोटल 17 राज्य हैं। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं इसको देख लेते हैं। देखिए मैप से समझिए, ये आपका क्या हो गया गुजरात हो गया, गुजरात तो पहला लिखता हूं मैं गुजरात, ठीक है। इधर आपका क्या है राजस्थान, ये जी से गुजरात, आर से राजस्थान, तो दूसरे नंबर पे हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे आपका क्या हो गया पंजाब, तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया पंजाब, पंजाब, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा क्या हो गया J&K मतलब जम्मू कश्मीर, तो चौथा नंबर पे क्या हो गया J&K लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर। यहाँ आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या है हिमाचल प्रदेश, तो ये 5वें नंबर पे क्या हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्या है उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड हो गया, ये इधर ये क्या हो गया ये यूपी वाला हिस्सा, ये यूपी। तो 7 नंबर क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसी के साइड में आपका क्या लगा हुआ है बिहार, तो ये आपका 8 नंबर हो गया क्या बिहार। और इधर आपका एक छोटा सा यहाँ पे उठा हुआ रहता है इस तरह से, नेपाल, भूटान और नेपाल से सटा हुआ यहाँ पे क्या है सिक्किम, तो 9 नंबर क्या हो गया आपका सिक्किम, सिक्किम, तो 9 क्या हो गए सिक्किम। और देखिए इधर एक आपका बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, क्या ये बिहार था, ये सिक्किम था, ये PB पश्चिम बंगाल। तो 10 नंबर क्या हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 10 राज्य तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए, कौन कौन से गुजरात, राजस्थान,
पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 10 ये हो गए। और याद कीजिए 7 सिस्टर के बारे में मैंने क्या कहा था, अगर आपने मेरे मैप की पूरी सीरीज देखी होगी तो आपको 7 सिस्टर के बारे में पता होगा। 7 सिस्टर कितने कितने राज्य थे, 7 राज्य। तो 10 ये 7 ये तो कितने हो गए, 17। तो 7 राज्यों में 7 सिस्टर में कौन कौन सा था, एक अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो 5 ये 2 ये 7, तो आपके कितने हो गए, 17 राज्य हो गए। तो विदेशी से सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं, 17 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं, 17 राज्य हैं। चलिए ये हो गए आपके। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ भी थोड़ा बहुत। अब देखिए ये तो राज्य हो गए, भारत से सटे राज्य जो विदेशी, लेकिन विदेशी कौन कौन से जो विदेश जो है राज्य हैं, वो राज्य बोल रहा हूँ, जो देश हैं, कौन कौन से देश सटे हुए हैं भारत के, भारत से सीमा बनाते हैं। तो भारत से सीमा बनाने के लिए तो देखिए आप एक भारत से सीमा बनाने वाले देखिए देश आपको अगर याद रखना है तो ऐसे समझिए, आप सब में से आप सब ने बीए किया होगा, किसी ने बीए किसी ने बीकॉम, लेकिन याद रखें मान लीजिए आपने बीए किया है और ये सोचिए कि आपने बचपन में बीए किया है। कब किया है, बचपन में बीए। तो यही आपका ट्रिक हो गया, क्या हो गया, बचपन में बीए। क्या ट्रिक हो गया आपका, बचपन में बीए, बचपन में बीए। ये क्या हो गए, भारत से सटे जो देश है उनके नाम। तो बी से याद रखिए क्या, बी से याद रखिए बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, एन से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में भी ऐसे याद रहेगा आपको, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान की जो सीमा है अब भारत से नहीं लगती है। कारण क्या है, पीओके, क्योंकि पीओके अब क्या है, वो पाकिस्तान के अधिकृत हो गया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जिस कारण से जो अफगानिस्तान की सीमा अब किससे नहीं लग पाती है, भारत से नहीं लग पाती है। तो भारत से सटे देशों के नाम आपको याद हो जाएंगे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। चलिए ये हो गया। अब समझिए एक बात और समझिए, देखिए ये सारे देश हैं। अब हमें कहीं ना कहीं इन देशों से खतरा भी है भाई, कब कौन हमला कर दे, ऐसा भी तो है ना, कब कौन हमला कर दे, इन चीज़ों से हमें क्या खतरा भी है। तो इन खतरों से निपटने के लिए जो भारत सरकार ने कुछ फोर्सेस बनाए, क्या बनाई, फोर्सेस बनाई। देखिए आर्मी तो हमारी सर्वोच्च फोर्सेस है, तो उनकी सहायता, देखिए आर्मी हर जगह तो जाके लड़ेगी नहीं, क्यों नहीं लड़ेगी, क्योंकि आर्मी में अगर एक बार ऑर्डर दे देते हैं तो उन्हें कुछ नहीं समझना, बस अटैक कर देना, वो कुछ नहीं समझते। ऑर्डर मिला मारो, मारने लग जाते हैं, और उनका दिमाग वैसे ही गर्म होता है, कोई चूंचा करेगा मार देंगे। उनकी सहायता के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को बनाया गया। किसको बनाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को। देखिए फोर्सेस हो गया बल और पैरा हो गया आधा, तो जिसके भी आगे लग जाए पैरा तो वो क्या हो जाएगा, आधा। जैसे मेडिकल हो गया, तो मेडिकल में आपने सुना होगा पारा मेडिकल, जिसमें क्या करें लड़कियां नर्स वर्स बनती हैं, तो क्या कहलाता है, पारा मेडिकल कहलाता है। इसी तरह हमारी क्या हो गई, पारामिलिट्री फोर्सेस हो गई। जो हमारी पुरानी जो पारामिलिट्री फोर्स है, सबसे पुरानी पारामिलिट्री फोर्स है कौन सी, असम राइफल। कौन सी है, असम राइफल्स। इसका निर्माण 1835 में किया गया था। असम राइफल्स का निर्माण कब किया गया था, 1835 में। ये म्यांमार से सटे राज्यों की सीमा के साथ रक्षा करते हैं। असम राइफल्स वाले कहाँ पे होंगे, जो राज्य म्यांमार से सीमा साझा कर रहे होंगे वहाँ पे किसको लगाया जाता है, असम राइफल्स वालों को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है, असम राइफल वालों को लगाया जाता है। एक पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी CRPF। क्या है, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
ये जो है 1939 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1939 में। सीआरपीएफ जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी देती है। जैसे हमें भारत की सीमा से तो हमें खतरा है, भारत के साथ जो देसी विदेशी सीमा है उनसे तो खतरा है ही है, लेकिन साथ के साथ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे नक्सलवाद हो गए, ये सब भी हमें हानि पहुंचाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमारे पास क्या दिया गया? सीआरपीएफ। इन बेचारों के पास मतलब ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा अगर इंटरनली मारा जाते हैं तो सीआरपीएफ के जवान बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें सही से प्रशिक्षण दिया जाता है, ना ही इन्हें हथियार ज़्यादा अच्छे दिए जाते हैं। जब मन करता है नक्सलवादी को, अब देखिए क्या नक्सल से आर्मी निपट नहीं सकती? 2 मिनट नहीं लगेगा, सारे नक्सलियों को साफ कर देंगे, क्योंकि आर्मी के पास अच्छे टैंक है। कई टैंक ऐसे हैं कि आप बम फेंक दीजिए तो उस टैंक का कुछ नहीं होने वाला, सीधे जंगलों में घुसेंगे, उड़ा देंगे। पर नेता लोग चाहते ही नहीं है ऐसा हो, वो चाहते ही नहीं है कि हट जाएंगे, 2 मिनट का काम है, हट जाएंगे। इन बेचारे सीआरपीएफ वालों को भेज देते हैं, 407 का ट्रक बस टाइप में होता है, उसमें भेजेंगे, वो जब मन करेगा बम मार के उड़ा देते हैं, पता भी नहीं चलता, बेचारे मारे जाते हैं। तो उनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो नेता अगर चाहेंगे जब ही तो हो पाएगा ना, वो करने नहीं देते हैं। तो इनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए किसका तैनात किया गया? सीआरपीएफ। ये कब बना? 1939 में। अब देखिए बीएसएफ। बीएसएफ की जो स्थापना है, बीएसएफ ने, उससे पहले आते हैं आईटीबीपी पे। आईटीबीपी देखिए, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। तो उस टाइम पे किसकी स्थापना की थी? आईटीबीपी की, इंडियन तिब्बत आईटीबीपी बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, मतलब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ये कब हुआ था? 1962 में। आईटीबीपी वाले जो हैं, जो चीन से सटे राज्य होंगे, उन वहाँ पे आईटीबीपी वालों को तैनात किया जाता है। चीन से सटे राज्य के लिए किसको तैनात किया जाता है? आईटीबीपी वाले को। अब देखिए आगे समझिए, ये एक है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। तो एसएसबी कहाँ पे है? जो नेपाल से सटे राज्य होंगे। तो एसएसबी वालों को आराम का काम है, उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की, क्योंकि नेपाल से युद्ध ही होता ही नहीं है हमारा। तो नेपाल से सटे राज्यों में किसको लगाया जाता है? किसको? एसएसबी वालों को। अब देखिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में, जब भारत पाक का युद्ध हुआ था। तो बीएसएफ का स्थापना कब हुई थी? 1965 में। तो पाकिस्तान से सटे जो राज्य होंगे वहाँ पे बीएसएफ का तैनात किया जाता है। जैसे इधर वाले हिस्से पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए यहाँ पे जो ये बांग्लादेश है, ये पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश हो गया। तो वहाँ पे भी क्या होता है? बीएसएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। तो 1965 में क्या हो गया? बीएसएफ हो गए, ठीक है। और बीएसएफ हो गए। और एक होते हैं हमारे, क्या है? CISF। इसकी स्थापना हुई 1969 में। कब इसकी स्थापना हुई? 1969 में। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये जो भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, या फिर इस तरह के जैसे बहुत पुरानी चीज़ें, जैसे ताजमहल हो गए या लाल किला हो गए, इस पर किसको तैनात किया जाता है? CISF वालों को तैनात किया जाता है। मेट्रो की सुरक्षा के लिए CISF वालों को तैनात किया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। देखिए ये हो गए पैरामिलिट्री फोर्स। एक होती है NSG। ये क्या हो गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो सुरक्षा है, ये VVIP को भी दिया जाता है और VIPO को भी दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके जो गार्ड होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ब्लैक कमांडो। क्या कहा जाता है? ब्लैक कमांडो। और ब्लैक कमांडो के कारण मतलब ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट कमांडो। ये
इनकी 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आतंकवादियों से निपटने के लिए एनएसजी को बनाया गया था, लेकिन अभी कुछ स्थितियों में ये वीवीआईपी के लिए भी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। इन्हें मतलब जब इन्हें 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और 90 दिन की ट्रेनिंग में इनसे मतलब जिंदा कारतूस जो होते हैं वो 50 से 60 हज़ार जिंदा कारतूस चलवाए जाते हैं, जो कि एक फोर्सेस के अंदर मतलब जो एक सैनिक होता है वो अपने पूरे जीवन काल में इतनी कारतूस नहीं चला पाता है जितने कि एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले एक आदमी जो ट्रेनिंग के दौरान चलाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और एक होती है SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद SPG को बनाया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी वालों को भी आपने देखा होगा, ये स्पेशल लोगों को दिया जाता है। जैसे मोदी जी हैं मोदी जी को भी क्या मिले हुए? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इनके साथ आपने देखे होंगे 4-5 तरह के, वो भी काले कपड़ों में चलते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी होता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है वो ब्रीफ केस क्या होता है? वो ब्रीफ केस देखिए, आपने कहीं कहीं पे सुना होगा, ब्रीफ केस में कई लोग बोलते हैं कि उसके अंदर मशीन गन रखी होती है, या कई लोग बोलते हैं उसके अंदर में एक न्यूक्लियर बटन होता है, बस मोदी जी जब चाहेंगे उस बटन को दबाएंगे और जिस देश पे चाहेंगे परमाणु हमला करेंगे। इस तरह की कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन इन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं होता है। और SPU जो ब्रीफ केस होता है वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ होता है। क्या होता है? पोर्टेबल बुलेट प्रूफ। उसके अंदर एक बटन लगा होता है, जैसे उस ब्रीफ केस, जैसे मान लीजिए किसी ने हमला किया, उसमें एक बटन दबाया और वो पूरा एक प्रोटेक्शन की तरह खुल जाता है, मतलब एक शील्ड की तरह हो जाता है। आप उसको आगे लगा दीजिए और जिससे कोई भी गोली चलेगी तो उसको वो पार नहीं कर पाएगी। वो स्पेशल उससे बनी होती है जिसके कारण वो बुलेट प्रूफ होती है, तो गोलियां उसको पार नहीं कर पाती। वो तुरंत एक्शन कर लेते हैं, जैसे गोलियां चलेंगी वो तुरंत उस बटन को दबाते हैं, ब्रीफ केस पूरा खुल जाता है। और उसके अंदर बंदूकें रखी होती हैं हर तरह की, छोटी बंदूकें, मशीन गन तो बहुत बड़ी हो गई, छोटी छोटी बंदूकें होती हैं, हर तरह के रेंज की होती हैं, जो उस सुविधा अनुसार वहाँ पर वो जगह बनी होती है। वो तुरंत उसको निकाल के फिर वो हमला भी करते हैं। तो SPG का गठन कब हुआ था? 1988 में। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में भी आपने समझ लिया होगा। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा कि अक्षांशीय विस्तार रेखा क्या होती है, समय तिथि रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती हैं, और कर्क रेखा, मकर रेखा भी जान लिया आपने भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में जाना, कितने राज्य हैं जो विदेशों से सीमा बनाते हैं, या फिर कितने कितने देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में आपने पढ़ा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे ये नया देख रहे हैं, जो न्यू विजिटर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।